वो यार, मुझे सुबह उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि एक तो रात भर ये नींद नहीं आती है और सुबह ना जाने क्यों इतने जल्दी आ जाती है। खैर, अब उठ गए हैं तो चलो। लोग कहते हैं कि सुबह सुबह उठकर कसरत करनी चाहिए, इसलिए मैं अपने बेड से उतरकर वॉशरूम तक के बीच का जो फासला होता है उसमें बेवकूफ़ों की तरह जॉगिंग कर लेता हूँ। बस इतना ही है मुझे कसरत करना, इससे ज़्यादा मेरी बस की बात नहीं है। इतनी शानदार रूटीन होने के बाद पेट साफ होना तो खैर भूल ही जाओ, पर फिर भी भूख तो लगती है ना। चलो कुछ खा लेता हूँ यार, वैसे भी रात में तो कुछ खाया ही नहीं है मैंने। मुझे ये कुकिंग, खाना बनाना, इन सब चीज़ों से नफ़रत है यार। मतलब क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की? सादा आसान सी चीज़ है कि एक इंसान को दूसरे इंसानों को ही खा लेना चाहिए। इसमें क्या गलत बात हुई? कोई गलत बात नहीं है। एक इंसान दूसरे इंसान से लड़ाई करे, जो इंसान जीत जाए वो दूसरे इंसान को खा सकता है। ये तो बढ़िया है। ओके, मुझे ये सब चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मैंने कल रात एक बहुत कमाल की फिल्म देखी। हाँ, ज़रा देखो तो, बारिशें शुरू हो गई है बाहर। अब बादल आसमान में राज करेगा और हर जगह बूंदें छा जाएँगी। और ये बूंदें मेरे घर के छतों को भिगाएँगी और मेरे गार्डन की घास को भी। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ भूल रहा हूँ? अबे! कल रात मैंने कपड़े नहीं उतारे हैं यार, सारे के सारे भीग जाएँगे, फिर मैं क्या करूँगा? बरसात का मौसम है। मम्मी! अरे यार, ये कपड़ा तो पूरी तरीके से भीग चुका है, आगे से पीछे से, और ये सारे के सारे ये सब भीग गए हैं यार। अरे यार, सब भीग गए, क्या जिंदगी है मेरी। लेकिन ये अजीब सी स्मेल और ये काला धुआं कहाँ से आ रहा है? अरे मेरा अंडा जल गया यार, पूरे ऊपर से नीचे तक जल गया यार, अब मेरा घर ना जल जाए। अरे जल्दी से बुझ जा मेरे भाई, पानी। गया मेरा ब्रेकफास्ट। अब तवे को भी रगड़ रगड़ के धोना पड़ेगा। सोच रहा हूँ फेंक देता हूँ साला, नया ले आऊंगा, पर पैसे भी तो नहीं है, धोना ही पड़ेगा। अब चुपचाप से फ्रिज से ठंडा ब्रेड निकालो और अकेले बैठ के खाओ, क्योंकि तुम इस ब्रेड को गर्म भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा तवा अपने पिछवाड़े से कोयला उगल रहा है। खैर, अब क्या ही कर सकते हैं, जो होना होता है वो तो होके रहता है। और रही बात एक फिल्म की, जो मैंने कल रात देखी थी, हॉरर फिल्म थी, लेकिन उसकी जो हीरोइन थी, वो क्या बल्ला की खूबसूरत थी यार। हाँ हाँ, मेरा तो मन कर रहा था मैं उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके प्लेट में सजा के बढ़िया चम्मच और कांटे से खा जा। मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। मैं एक अच्छा इंसान हूँ यार। मेरा घर कॉलोनी के एकदम कोने में है और मैं एक बैचलर हूँ, इसलिए किसी को भी मेरी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब मैं कभी बाहर निकलता हूँ तो आस पड़ोस के लोग मुझे देख के हल्की सी स्माइल दे देते हैं। ये लड़की खैर हेलो शायद यहाँ पे नहीं है। और मैं एक कंपनी में घोस्ट राइटर हूँ। ये कंपनी पहले किताबें लिखने पे विश्वास करती है, फिर उस किताबों के रिव्यूज के बेस पे हल्की फुल्की चेंजेस करके उस कहानियों पे ये लोग फिल्म्स और वेब सीरीज बनाते हैं, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ। मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिलता, लेकिन थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। ये काम मैं पैसों के लिए नहीं, सिर्फ शौक के लिए करता हूँ। जब भी कोई नया काम आता है इस कंपनी के पास, तब हमें बुला लिया जाता है। मैं यहाँ पे सिर्फ 3 घंटा काम करता हूँ दिन का, क्योंकि ये मेरा पार्ट टाइम जॉब है ना। तो क्या है फिर मेरा असली काम? अरे पास में मैं एक बेकरी चलाता हूँ। मैं और मार्टिन इस बेकरी शॉप को संभालते हैं। मार्टिन मुझे आज से 4 साल पहले लॉस एंजलिस में मिला था। फिर हमारी दोस्ती हो गई और तब से हम यहाँ पे बेकरी शॉप चलाते हैं। ये सब मैं खुद अपने हाथों से बनाता हूँ, केक्स, पेस्ट्रीज वगैरह। बचपन में कभी सीखा था तो बस आज उसका यूज करके थोड़े बहुत पैसे कमा रहा हूँ। पूरे दिन शक्ल में एक बहुत प्यारी सी स्माइल रखनी पड़ती है, इन कस्टमर्स के साथ बहुत अदब से पेश आना पड़ता है, हमेशा एक जगह खड़े रहना पड़ता है, इनको जो चाहिए वो इनको देना पड़ता है। ना कौन स्माइल करता है, इसलिए कहीं मैं पागल ना हो जाऊं तो राइटिंग करता हूँ। मेरे बेकरी पे हर हफ्ते एक दिन संडे ट्रीट होता है, जहाँ मैं खुद अपने हाथों से बनाया हुआ नॉनवेज बेचता हूँ। मैंने कहीं ऑनलाइन रिव्यूज में पढ़ा था कि मेरे बेकरी के केक्स और पेस्ट्रीज इतने अच्छे नहीं होते जितने ज्यादा नॉनवेज अच्छे होते हैं। इसलिए तो शायद संडे को भीड़ कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। कुछ भी उल्टा नहीं, सिर्फ चिकन और मटन ही सर्व करता हूँ। लो आ गई मेरे शॉप पे फिर से मोटी लिंडा। ये अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा अमीर है, तो इसका क्या मतलब है तू दूसरों को नीचे गिराएगी? अजीब औरत। काउंटर पे आके मेरी तरफ ऐसे झुकती है कि पता नहीं क्या चाहती है। हाँ हाँ, इसकी शक्ल पे दिखता है कि ये मेरे साथ सोना चाहती है। कभी कभी तो मन करता है कि जोर से टेबल के ऊपर खड़े होकर चिल्लाऊं कि मैं तेरे साथ नहीं सोना चाहता हूँ भैंसी। दोपहर के टाइम अपने शॉप का शटर गिरा के मैं निकल पड़ता हूँ अंकल एल्बर्ट के होटल में खाना खाने। अंकल एल्बर्ट के यहाँ मैं ना जाने कब से जा रहा हूँ। बहुत अच्छे हैं वो, अपने हाथों से बहुत लजीज खाना बनाते हैं। उनका होटल बहुत पुराना है, लेकिन बहुत साफ और सुथरा है। मुझे बड़े ही प्यार से अंदर बुलाते हैं और बड़े ही प्यार से खाना भी खिलाते हैं। ये किसकी आहट आ रही है पीछे से? ये कौन है आप? बड़ी बड़ी आंखें हैं, बाल बिखरे हुए हैं, चोटी लगाई हुई है, एक एप्रन पहना हुआ है फ्लोरल डिजाइन का। बड़ी ही प्यारी हैं आप। हैं कौन आप? और अंकल एल्बर्ट के होटल में क्या कर रही हैं? ये अचानक से मेरे सामने आके गुस्सा क्यों हो रही है? क्या हो गया? ओह, शायद अपने स्टाफ और वेटर लोगों को डांट रही थी खामखा। वैसे बड़ी प्यारी हैं आप।
लेकिन एक सेकंड, क्या मैंने आपको मार्टिन के बारे में अच्छे से बताया? आज से 4 साल पहले की बात है, जब मैं लॉस एंजेलिस के एक बीच पे घूमने गया हुआ था। उन दिनों मेरे दिमाग में कुछ अलग ही खलबली मच रही थी और मैं उसे अपनी जवानी का नाम दे रहा था। पता नहीं क्या था वो। मैंने एक कमरा लिया था होटल पैराडाइज पे, और रात को जब मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था, तब एक छोटे बालों वाला कोट पहन के लड़का मेरी ओर बढ़ने लगा, मानो कि शायद जैसे बेहोश ही हो जाएगा। बाद में पता चला उसने शराब पी हुई थी। मैंने उसे सहारा देते हुए उसके कमरे तक जाके छोड़ दिया। उसने तो इतनी पी ली थी कि वो जमीन पे ही बैठ गया था अपने घुटने के बल। अगले दिन सुबह फिर हम होटल के लॉबी पे मिले और हम दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। फिर हम साथ में पार्टीज में भी गए। पता नहीं वो शराब क्यों पीता है, मुझे शराब पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं, अजीब सी कड़ी होती है ना। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि असल में मुझे चाहिए क्या, और ये मेरे अंदर जो खलबली थी वो क्या है। मेरे शरीर के हर एक एक रोए ने मुझसे कहा कि हाँ, यही है वो जो तुझे चाहिए, और ये सही वक्त भी है। मेरे बेचारे दोस्त मार्टिन की एक टांग नहीं है, वो उसकी जगह मैकेनिकल सपोर्ट लगाता है, बेचारा चल भी नहीं पाता ठीक से। क्या इस सबका जिम्मेदार मैं हूँ? नहीं यार, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, मार्टिन दोस्त है मेरा। उस रात हमने पार्टी में खूब मजे किए और एक दूसरे के साथ हमने अपने कपड़े भी बदल लिए। फिर मार्टिन ने शराब को छोड़ना चाहा। उसने कहा कि उसकी हालत कल जैसी हो जाएगी, इसलिए बेहतर है कि वो थोड़ी कम पी। लेकिन मैंने उसे उकसाया। मैंने कहा, मार्टिन तू और पी, पीता ही जा। तेरा ख्याल रखने के लिए मैं हूं ना, जैसे कल रात मैंने तेरा ख्याल रखा, आज भी वैसे ही रख लूंगा और तुझे तेरे कमरे तक छोड़ दूंगा। मैंने उसे पिलाई और वो पीता गया। फिर हम दोनों पार्टी से बाहर आ गए। वो खूब ज्यादा नशे में था, मानो जैसे बेहोशी हो जाएगा। मैंने उसे टैक्सी में बैठाया और अपने साथ ले गया। मैं कहाँ हूँ? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरे मुंह में पट्टी है और मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं। ये कहाँ आ गया हूँ मैं? अरे मेरा तो पूरा शरीर बंधा हुआ है और मुझे बहुत दर्द हो रहा हो। मेरा पैर, मेरा पैर कहाँ है? मेरा पैर कहाँ है? ये ये मेरा ये मेरा पैर है। मैं कहाँ हूँ? मेरा पैर किसने काटा? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। डेविड, डेविड। और साले शराबी, कैसा है तू? जरा अपनी चेन तो पकड़वाओ मुझे। यार मैं कल तुझे तेरे रूम में ही लेके जा रहा था जब तू बेहोश होने वाला था, लेकिन फिर वहां पे कुछ गुंडे आ गए और उन लोगों ने तुझे अगवा कर लिया। तो मैंने कहा प्लीज मेरे दोस्त को वापस कर दो। तो उन लोगों ने कहा ठीक है, उनकी एक शर्त है। उनकी एक शर्त ये थी कि मैं तेरा एक पैर काट के ऐसे रख दूं। तो बस मैंने उनकी बात मानी। मार्टिन, मैंने सिर्फ तुझे बचाया है और अपनी दोस्ती निभाई है। मार्टिन, मार्टिन ये तुझे क्या हो गया? मार्टिन तेरी हालत किसने की है? मार्टिन तू चेन से बंधा हुआ है, तेरा एक पैर नहीं है, कहाँ हो गया, क्या हुआ? मार्टिन ये क्या हुआ तेरे साथ? मुझे बता अपने बारे में, कैसा हुआ ये सब? और ये चेन, ये मार्टिन ये चेन टूट नहीं रही है मेरे दोस्त। ये किस किस्म का घटिया इंसान है? मेरा पैर काट के यहाँ पे आके मुझसे दोस्ती की बातें कर रहा है। ये क्या कर लिया मैंने? एक ऐसे अनजान से दोस्ती कर ली जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। मार्टिन क्या तू मुझसे कुछ कहना चाहता है? रुक मैं तेरा टेप हटा देता हूँ। बचाओ मुझे, हेल्प! तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया डेविड? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? घटिया इंसान, सारे कमीने। और तूने मेरा पैर क्यों काटा डेविड? सीधा मुझे मार ही डालता ना। सीधा मुझे मार डालता ना। मार्टिन अब अगर तू रोएगा तो मुझे भी रोना आएगा ना मार्टिन। ले बन गया तेरा अच्छा दोस्त मैं। चल अब सच्चाई सुन। मार्टिन, इसकी असली वजह है भूख। हर एक इंसान को किसी ना किसी की भूख तो होती है ना। अरे अपने मुंह में टेप तो वापस लगाने दे दोस्त। किसी को पैसों की होती है तो किसी को किसी और चीज की, लेकिन होती जरूर है। मेरे अंदर एक अजीब सी चीज थी बचपन से और मैं इसे समझ नहीं पा रहा था ये क्या है। और फिर जब मैं तुझसे मिला तो मुझे समझ में आया कि हाँ, मुझे क्या चाहिए। मैं अपनी इस भूख को जवानी की खलबली का नाम दे रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये देखना अपने इस पैर को, क्या लजीज था ये। कल मैंने इससे अपनी जरा सी भूख मिटाई, लेकिन आज मुझे और भूख लगी है। हाँ, मुझे ये चाहिए था, ये मांस चाहिए था मुझे। कल रात खाने के बाद मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिला कि मुझे और चाहिए अब, और मैं और खाऊंगा। ये क्या है? मैंने कभी आदमखोर जैसे लोगों के बारे में सिर्फ सुना था और आज देख रहा हूँ और आज मैं ही इसका शिकार हूँ। ये मैं कहाँ फंस गया हूँ? और ये नीच इंसान अपनी इस नीचता को भूख का नाम दे रहा है। 4 साल, पूरे 4 साल लगते हैं किसी को अपनी बात समझाने में। मार्टिन को मैंने उस कमरे में बांध कर पूरे 4 साल रखा। उसे 3 वक्त का खाना भी खिलाया। उसे चलना सिखाया बैसाखी के सहारे। लेकिन 4 साल तक उसकी बाहरी दुनिया से हमेशा एक फासला बना रहा। उसने कभी बाहर की धूप नहीं देखी, कभी लोग नहीं देखे, कभी हवा को महसूस नहीं किया। जो उसने देखा वो था मैं। शुरुआत का वक्त तो बहुत ही मुश्किल था। उसने खाना खाने से ही इनकार कर दिया था। लेकिन ये भूख इंसान से क्या ना करवाए। ये वही भूख है जिसने मुझसे ये घिनौना काम करवाया। तो फिर मार्टिन को ये कैसे छोड़ती? आवाज को झिझोड़ कर सही, अपने मन को दबा कर सही, गुस्सा होकर सही, लेकिन उसने पहला निवाला खाना शुरू किया। शुरुआती वक्त पे तो मैं उसे वो खिला रहा था जो मैं खा रहा था, यानी कि उसके शरीर का अंग। हाँ, ज्यादा मैं खाता था, जरा सा उसे भी खिला देता था। मुझे इस बात का एहसास था कि मार्टिन को पता है कि वो क्या खा रहा है, लेकिन फिर भी वो खा लेता था। और शायद यही चीज है जो हमें एक दूसरे से बराबर करती है। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीते और साल बीतते चले गए, और मार्टिन को यह समझ में आने लगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं उसे अपनी बातों में फंसाता चला गया, उसे मैनिपुलेट करता चला गया, और वो बिना कुछ बोले, शायद मेरे डर में, मेरी हर एक बात सुनता गया। उस पर ज़हनी तौर पर बदलाव आए। फिर दिमाग से शुरू होते हुए शरीर तक वो खोखला होता चला गया, और उस खोखलेपन में मैं अपनी बातें भरता चला गया।
और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब वो मेरे लिए तड़पने लगा। जब मैं उसे उस कमरे में छोड़कर जाता था तो वो मेरी राह देखता था तड़पते हुए। मार्टिन की दिमाग की नसों ने फिर किसी भी चीज पर भरोसा करने से एकदम इनकार कर दिया। और इस बात को वो पूरे 4 साल बीत चुके हैं और मार्टिन अब आजाद है और पिछले 2 महीनों से मेरे साथ इस बेकरी पे काम करता है और अब वो मेरा गुलाम बन चुका है। दोस्ती बलिदान मांगती है। वो मार्टिन का बलिदान था और ये मेरा। मैंने उसे रहने के लिए एक अपार्टमेंट दिया, अपने बेकरी पे एक नौकरी दी और उसके पैरों की जगह मैकेनिकल सपोर्ट दिया। लेकिन फिर भी मार्टिन के चेहरे पे एक अजीब सी उदासी दिखती है, जैसे कि सिर्फ सांस ले रहा हो और उम्मीद तो कब का छोड़ चुका और बस यूं ही जिए जा रहा है। हाँ, मुझे मार्टिन पे दया आती है और शायद यही वो बात है कि आज 4 साल बीत चुके हैं और मैंने वो घिनौनी हरकत फिर कभी किसी के साथ नहीं की, मार्टिन के साथ भी नहीं की। और वो दरवाजे जो मुझे उन आदतों की तरफ खींचते हैं, मैंने उन दरवाजों को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। लेकिन यादों का बोझ, वो बहुत भारी होता है। बार बार ये सारी चीजें दिमाग में आते रहती है। वैसे वो खूबसूरत लड़की एप्रन पहनी हुई थी, वो कहाँ है? वैसे मेरा खाना तो हो गया, चलो अब बिलिंग करा लेता हूँ। मुझे अपना मुंह ठीक करना पड़ेगा। हाँ, अब ठीक है। हेलो, काउंटर पे कोई नहीं है? हाय। वो अचानक से आके डरा दिया ना मुझे। सर आपका बिल हुआ 347 रुपीस। हाँ, ये ले लीजिए आप। सर चेंज तो है नहीं, उसकी वजह आप ये टॉफीज रख लीजिए। हेलो सर, आप भूल क्यों रहे? मेरे पास चेंज नहीं है, आप टॉफीज ले लीजिए ना। ओह डेविड, हाय अंकल एल्बर्ट, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन ये मेरी पोती है, बड़ी नक्सली है ना। क्या दादू, आप भी कुछ भी बोलते हैं किसी के भी सामने। ओके बाय अंकल। अंकल एल्बर्ट ने बताया उनकी पोती का नाम मारिया जेन सेबेस्टियन है। ये लंदन से होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके आई है और अब इसका सिर्फ एक ही सपना है कि अपने दादू के होटल को और बड़ा बनाना, ट्रेडिशनल स्टाइल से हटा करके इसे नए जमाने का बनाना, हर एक चीज को एक्सटेंड करना, एक्सपैंड करना और अच्छे से कंट्रोल करना स्टाफ और वेटर्स को। तुम एम्बिशियस हो, कॉन्फिडेंट हो और बहुत खूबसूरत भी हो और शायद तुम्हें कंट्रोल करना पसंद है। अब वक्त हो चला है शौक को रीओपन करने का। लगता है मार्टिन पहले से ही आ गया है। तो फिर केसेस खाली क्यों हैं? इसने केक्स क्यों रखे वापस? लगता है मुझे जाके अंदर से लेना पड़ेगा। मारिया जेन सेबेस्टियन, तुम्हारा इंस्टा प्रोफाइल देखना पड़ेगा। हाँ, ये क्या है? मार्टिन? पिग, एक अजीब सा जानवर जिससे लोगों को घिन आती है। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर एक ऐसा ढांचा जिसमें हड्डी और मांस दोनों हो, उसे आप एक पिग्स के झुंड के बीच में फेंक दोगे तो कुछ ही मिनटों में वो पिग्स पूरा ढांचा हड्डी और मांस के साथ चबाकर खा जाएंगे और एक निशान भी नहीं छोड़ेंगे। ये ऐसे जानवर होते हैं जो अपने मालिक तक को खाने की फिराक रखते हैं। इन्हें यूं ही बेवजह शैतान नहीं कहा जाता। मैं एक फार्म पे आया हूँ जहाँ मैं कभी काम किया करता था जब मैं शहर पे नया था, और इस फार्म के मैं चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ बहुत अच्छी तरह से। और जब मैं यहाँ काम करता था तो मेरे पास एक मास्टर की हुआ करती थी जो आज भी मेरे पास पड़ी हुई थी। मालूम नहीं था इसका ऐसा काम आएगा। मैनेजर अब यहाँ से जा चुका है, रात काफी हो गई है, मेरी गाड़ी भाड़े की है, कोई भी कैमरा नहीं है आसपास, तो फिर मैं अब अपना काम कर सकता हूँ। मुझे इस फार्म का काम बखूबी मालूम है। सुबह सुबह एक रेड सायरन बजाया जाता है और उस गेट से पूरे पिग्स का झुंड बाहर ओपन में आ जाता है। पूरा दिन वो खाना पीना वगैरह करते हैं और उनकी देखभाल की जाती है और शाम होते ही वापस एक रेड सायरन बजाया जाता है जिसके चलते पूरे पिग्स वापस अपने हट में चले जाते हैं और इस पिग हट को बाहर से लॉक कर दिया जाता है। काम किए हैं यहाँ पहले, कहाँ गया? हाँ, मिल गया। मुझे पता है ये बहुत ज्यादा अजीब है, लेकिन मैं इस वक्त भी सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ मारिया। क्यों ऐसे वक्त पर तुम मेरे ख्वाबों में आती हो? है काम मेरे पास बहुत। छोड़ दो सब कुछ, बस यूं कहते रहती हो, और छोड़कर सब कुछ जब चाहूं तुम्हें मैं छूना तो हो जाती हो गायब। क्यों इस कदर मुझ पर सितम ढाकर मुझे सताते रहती हो? मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें पाने के लिए मारिया। मुझे पता था इस वक्त ये सब सो रहे होंगे। पता नहीं ये शख्स कौन था, किसको मैं उन जानवरों का दावत बनाकर आ गया हूँ। आज जब मार्टिन से बेकरी के उस कमरे में मैं इस हाल में मिला तो मैंने उससे पूछा, ये शख्स जो यहाँ मरा पड़ा है वो कौन है? मार्टिन ने कुछ नहीं कहा। मैंने फिर पूछा, ये तूने किया है? उसने हाँ बोल दिया। मैंने पूछा क्यों? उसने कुछ नहीं कहा, मानो जैसे मार्टिन का मुंह सूख गया हो। जितना मैं जानता हूँ मार्टिन को, मैं उसे कुछ भी बोल दूं वो हाँ ही बोल देगा बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि अब वो ऐसा इंसान बन चुका है। उसके बाद मैंने मार्टिन को काम डाउन किया, फिर मार्टिन के पास जाकर आराम से बैठा, उससे फिर पूछताछ की और नतीजा ये निकला कि ये मर्डर मार्टिन ने तो नहीं किया है। तो फिर ये किया किसने? क्या किसी की साजिश है मेरे खिलाफ? या शायद मार्टिन नहीं, उसने नहीं किया। मुझे इस बात की जड़ तक जाना होगा, मार्टिन से और पूछताछ करनी होगी, लेकिन मारिया
मारिया, मुझे तुम पर और ध्यान देना है, लेकिन उससे पहले मुझे भाड़े की गाड़ी अंकल एल्बर्ट के गैराज में वापस रखनी होगी। हाँ, अंकल एल्बर्ट का खुद का एक गैराज है। जब वो जवान थे और इस शहर में नए थे तो उन्होंने शुरुआत गाड़ियों को रेंट में देने से ही की थी, लेकिन अब वो ज्यादा गाड़ियों को रेंट में नहीं देते। हाँ, जो इस बात को जानते हैं वो कभी-कभार आ जाते हैं अंकल एल्बर्ट से गाड़ियों को रेंट में लेने के लिए। ओह मारिया, मुझसे मोहब्बत का इजहार करती गुड मॉर्निंग डेविड। गुड मॉर्निंग अंकल। आप इतनी जल्दी सुबह उठ गए? हाँ डेविड, इस उम्र में तो क्या ही नहीं। खैर, सैर सपाटा कैसा रहा तुम्हारा? कहाँ गए थे इतनी रात में? अंकल मैं फार्म गया था, शहर से दूर, बस थोड़े घूमने की इच्छा थी। अजीब सी स्मेल आ रही है डेविड। डेविड जरा हटना यहाँ से। वाओ, मैंने सारे सबूत मिटा दिए थे फार्म से। बॉडी से जरा सा खून के धब्बे कार की सीट पे लग गए थे, जिसे मैंने सैनिटाइजर से साफ भी कर दिया था, फिर भी अंकल को स्मेल आ गई। नाक काफी तेज है इस उम्र में। डेविड, क्या तुम्हें स्मेल नहीं आ रही है? मैं फार्म में गया था ना अंकल, तो शायद वहीं से कुछ स्मेल आ गई होगी, पता नहीं। ओके डेविड। डेविड जरा सुनो, क्या बात है बेटा डेविड? आज कुछ मजे मजे लगे हो? कोई खास बात? अंकल वो दरअसल किसी से मोहब्बत होने लगी है जरा सी। कच्ची उम्र की कच्ची से मोहब्बत बड़ी कमाल होती है डेविड। अब ऐसा लगता है कि शायद आप कहीं खो गए हैं अंकल। हाँ बेटा, इतनी सुबह सुबह चाय के भी पहले जाने जाने में तुमने मुझे क्या याद दिला दिया? बीते यादों की रगजर में खोने लगा हूं मैं। यार डेविड, कम से कम चाय की एक प्याली तो पीने देते। यादों को किसी के सहारे अंदर घोट लेता, लेकिन अब क्या करूं? कोई कहानी है क्या आपकी अंकल? मतलब आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं। जब मैं जवान था, आज से बहुत साल पहले, तो मैं कपड़ों की दुकान में काम किया करता था, जिसका नाम था खुदाया खैर। हर साल हर दुकान इंतजार करती है किसी भी त्योहार का, ताकि वो वहां पर जाकर अपनी नुमाइश और प्रचार कर सके, ताकि वो सामान बेच सके अपनी दुकानों पर। और जब प्रचार करने की बात आती है तो फिर क्या करूं, क्या मुझसे बस जो मिल जाए हाथ पैर मारो। उस दिन भी शायद मुसलमानों का एक त्योहार था, कोई सी भी रात बोलते हैं मुझे पता नहीं, जिसमें सारे मुसलमान कब्रिस्तान जाकर अपने गुजरे हुए लोगों को याद करते हैं। कब्रिस्तान के बाद हमारा भी स्टॉल लगा हुआ था, जहां हम सबको फीमेल रोजा बांट रहे थे, और एक ग्रीटिंग कार्ड के साथ जिसमें लिखा हुआ था खुदाया खैर, आना जरूर। उन दिनों में दुकान बनाया था, इसलिए उन लोगों ने मुझे इस काम पर भेज दिया। बड़ा ही भयानक नजारा था। बहुत सारे लोग लंबी कतारों में रोजा लेने के लिए खड़े हुए थे, और मैं बहुत जल्दी रोजा बना था और सबको ग्रीटिंग कार्ड बांट रहा। कब्रिस्तान में शायद ऑटो का नाम बनाया। मैं दूसरे रीजन से मुझे ज्यादा खबर नहीं, लेकिन मैंने एक औरत को देखा जो भागलों की तरह भागती हुई आ रही थी, जिसका किसी ने कोई ध्यान नहीं था, लेकिन मेरी नजर उस पर पड़ गई। मुझे एक पानी का ग्लास दे दो, जल्दी कीजिए प्लीज, हमारा और हमारी अम्मी का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी कीजिए प्लीज। कई बार सारी उम्र निकल जाती है और मोहब्बत मिलती नहीं, और कई दफा बस एक नजर काफी होती है उस शख्स को पहचानने के लिए जिसे आप चाहते हो मोहब्बत करना। मेरे पास पानी तो था नहीं, लेकिन मैंने पागलों की तरह एक बड़ी सी जगह में सारा रोजा भरा और जोर से भागा और लड़की की मदद करने के लिए, और वो भी मेरे साथ भागी। बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी आदमियों की वहां पे, और मैं सबको सामने से हटा रहा था ताकि रास्ता बन सके और हम दोनों वहां से निकल सके। सबको रास्तों से हटाते हुए और उस लड़की को सबसे बचाते हुए, न जाने कब उस लड़की का हाथ मेरे हाथ में आ गया और हम साथ में एक दूसरे के हाथ पकड़ के बस भाग रहे थे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो वो पल मुझे आज भी याद है। तो जैसे जैसे भागते भगाते हम वहाँ पे पहुंचे तो हमने देखा कि एक ऑटो रेडी पड़ी हुई है, जिसके नीचे एक अंधेरे में लेडीज भी पड़ी है और सारा ऑटो ड्राइवर वहाँ से भाग चुका है। और मेरे पास पानी तो था नहीं, एक रोजा का जग था। उन्होंने रोजा की जग से उनकी चेहरे पे रोजा गया, जरा सी उनकी आंख खुली, वो होश में। खैर अच्छी बात थी कि उनके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, सबने उनको उठाया और उनको अस्पताल लेकर चले गए। पूरी रात वो लड़की बेंच में बैठ के मेरे सामने अस्पताल में रोती रही। रात भर शायद किसी को कॉल करते रही, शायद उसका भाई मुझे पता नहीं, लेकिन सामने से कोई कॉल उठा नहीं रहा और वो और ज्यादा फुट रही थी मेरे सामने। और जब बहुत रात हुई तो रोते रोते वो लड़की उस बेंच पर बैठकर बेहोश होने लगी और नीचे गिरने लगी, तो मुझे देखकर उसकी तरफ जोर से मारा था कि मुझे बचा सकूं, चोट लगे ना। फिर मैंने डॉक्टर को बुलाया। सारे डॉक्टर ने कहा कि हर एक बेड भरा हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते, और उसने ग्लूकोज की बोतल उस लड़की पे लगा दी और ग्लूकोज का बोतल मुझे थमा दिया। और रात भर वो मेरे कंधे पे अपना सर रखकर सो रही बेहोशी हालत में। उसकी बेहोशी हालत में भी उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, उसकी हर आंसू का कतरा मेरी हथेली पर आ रहा था। और उस वक्त मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि उसके हर आंसू को अपनी हथेली पर समेट कर रख लूं, लेकिन गम के आंसू हैं, इन्हें बह जाने देना ही सही है। उसके आंसुओं के कतरे मेरी हथेली पर रहकर भाप बन जा रहे थे और हवाओं में कहीं खो जा रहे थे, और मैं बस उसे देखे जा रहा था। मैं उसके आंसू समेटते हुए उस लड़की को अपनी बाहों में लिए हुए रात को खुद सो गया। कहानी बताते बताते अंकल एल्बर्ट का अलार्म बज गया। उनको उस वक्त सो के उठना था, लेकिन वो उसके पहले उठ गए थे। और अंकल एल्बर्ट ने मुझसे वादा किया है कि वो आगे की कहानी जरूर मुझे बताएंगे, लेकिन अब उनको काम पे निकलना है और मुझे भी। अंकल मैं तो सिर्फ सोच रहा था कि मुझे मोहब्बत हो रही है, लेकिन अब आपकी बातों के बाद आपने मुझसे खता करा के छोड़ी। अब मारिया, तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुमसे इस वक्त मिलना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ बैठकर बातें करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ घूमना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ गाने गाने चाहता हूँ, लेकिन उसका भी वक्त आएगा। चलते चलते देखो अंकल एल्बर्ट का होटल आ गया। ये क्या 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 ये क्या है? नहीं 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 नहीं, ये उसका भाई है। ये छोटी बच्ची, ये उसका कोई दोस्त होगा। मैं ये कोई उसका दोस्त है यार। मैं मान ही नहीं सकता। मैं मानूंगा ही नहीं। मैं नहीं मान सकता, मैं नहीं मानूंगा। मुझे लगता है मुझे वहां पे जाकर बात करनी चाहिए, लेकिन अगर मैं वहां पे गया और उसने मुझसे कहा कि ये मेरे हस्बैंड और ये मेरी बेटी है, तो था सुहाना बड़ा मौसम मौसम, मैंने देखा उसे हुआ मैं पागल, बस पल भर में। मौसम मौसम था सुहाना बड़ा मौसम मौसम, मैंने देखा उसे हुआ मैं पागल, बस पल भर में आके बसी। लेकिन मैं कोई बेवकूफ थोड़ी हूँ जो चुपचाप बैठ जाऊंगा। मैं जो हूँ या जो मैं बन सकता हूँ, ये दोनों चीजें एक दूसरे से अलग है। मारिया जेन सेबेस्टियन, तुम सिर्फ मेरी हो और रास्ते में जो आएगा अब ये क्या है? फिर से नहीं। अब ये किसकी लाश है? कौन है ये? पता नहीं ये कौन कर रहा है, कौन लोगों को इस कदर मार रहा है और मेरे पास छोड़ जा रहा है अपना खून साफ करने के लिए।
देखने में लजीज तो काफी लग रहा है, लेकिन मुझे मरे हुए लोगों को खाने में कोई दिलचस्पी नहीं। जब इंसान जिंदा हो और मेरी आंखों में आंखें डालकर देख सके और तब जब मैं उन्हें खाऊं, तब मेरी भूख मिटती है। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मैंने वादा किया है खुद से और मार्टिन से भी। ये सारी चीजें मैं कब का छोड़ चुका और दोबारा कभी नहीं करने वाला। फिलहाल शरीर के अंगों को काट कर मैंने पॉलीथीन में भर दिया है और इस पॉलीथीन के बैग्स को फ्रिज में डालना होगा। मेरा फ्रिज पूरा भर चुका है और फ्रिज का सारा सामान मेरे टेबल पे है। मेरा किचन पूरा मेसी हो चुका है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। रात भर से मैं सोया नहीं हूं। मैं फार्म पे था और मुझे काम पे जाना होगा। खैर, अब नॉर्मल होते हैं और काम पे चलते हैं। ये नई पड़ोसन जो आई है, ये रोज मुझसे बहुत अच्छे से मिलती है, जैसे मुझे बरसों से जानती हो। क्या ये सच में अच्छी है, या फिर इसने अपने हस्बैंड का मर्डर करके मेरे घर की दहलीज पे छोड़ दिया और मुझ पे इल्जाम लगाने वाली है? मैं इस वक्त किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकता। न जाने ये कौन कर रहा है। क्या ये मार्टिन कर रहा है? लेकिन मेरा दिल ये इजाजत नहीं दे रहा मुझे कि मैं इस पे भरोसा करूं। तो फिर ये है कौन? और आज सुबह-सुबह मैंने मारिया के हस्बैंड को भी देख लिया और तब से मेरा दिमाग और ज्यादा खराब हो रहा है। मैं मार डालूंगा उसे। हे मार्टिन, गुड मॉर्निंग। कैसा है यार तू? सब ठीक है ना? हेलो डेविड। आज मैं चाहता हूँ तुम लंच करने मेरे होटल में जरा जल्दी आ जाओ, क्योंकि मेरी पोती मारिया को ना तुमसे कुछ काम है। मारिया को मुझसे काम है, लेकिन मुझसे काम क्यों है? उसका तो हस्बैंड है ना, उसका सारा काम करने के लिए। ठीक है अंकल, मैं आ जाऊंगा वक्त पे। अंकल एल्बर्ट कहाँ है? हाँ वो रहे। हेलो अंकल एल्बर्ट। हे डेविड, आ जाओ यहाँ। मारिया ने आज तुम्हें कुछ काम से बुलाया, लेकिन वो यहाँ है नहीं, कहीं गई है शायद। हे डेविड, इससे मिलो। ये मारिया का हस्बैंड है। इसका नाम जो है। बड़ा ही प्यारा बच्चा है। तो ये है मारिया का हस्बैंड। हेलो, हाय। मैं शायद ख्वाब देख रहा था। हेलो जो। मैं अभी चलता हूँ, मुझे जरा सा कुछ काम है। डेविड, तुम्हारी भी एक वीकली और हमारा भी एक होटल है, और जो भीड़ संडे को तुम्हारे वीकली में लगती है वो तो कमाल है। पूरा शहर जानता है इसके बारे में। और मारिया जो इस होटल को बहुत बड़ा बनाना चाहती है, वो चाहती है कि हम दोनों आपस में मिलकर टाई अप कर लें, जिससे हम साथ में काम करें और साथ में आगे बढ़े। मारिया नीड्स हेल्प। हाँ 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 अंकल, अब क्यों नहीं, बिल्कुल। ये तो बढ़िया हो गया ना दादू। अब आपका डेविड भी हमारा साथ देगा। अच्छा दादू, आप अपने डेविड से बोलिए ना कि वो भी हमारे साथ ट्रिप पे चले। इससे हम एक दूसरे को और अच्छे से जान जाएंगे और फिर काम में भी आसानी होगी। क्यों डेविड, चलोगे हमारे साथ? हकीकत और ख्वाब के बीच हमेशा एक पर्दा होता है और इस पर्दे को कभी कोई हटा नहीं सकता। जब आंख बंद तो ख्वाब और जब आंख खुली तो हकीकत। ना जाने कौन है कहाँ है जो इस पर्दे को हटाता है, लेकिन इस वक्त ये जहमत तुम कर रही हो मारिया। और तुम्हारे साथ एक ट्रिप। लोग यहाँ जन्नत के वादे करते हैं, मैं तुम्हारे साथ दोज़ख की सीमा तक भी जाऊंगा। हाँ मैं बिल्कुल चलूंगा और मेरा एक दोस्त भी है, मैं उसे भी साथ लाऊंगा। लेकिन आप लोग जा कहाँ रहे हैं वैसे? हम लोग आउटर सिटी में जा रहे हैं। वहाँ मेरे दोस्त का एक विला है जिसने मुझे बहुत कम दामों पे उसे रेंट पे दिया है, ताकि हम वहाँ पे जा सके, मजे कर सके। और मारिया की बेटी भी बहुत दिनों से जिद कर रही थी, और हम भी बहुत दिनों से कहीं बाहर नहीं गए, तो सोचा चलो बाहर से कहीं घूमेंगे। अच्छा डेविड, तुम मेरे साथ आओ। मारिया लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? तुम चलो तो। तुम करना क्या चाहती हो मारिया? पहले मुझे अपने साथ विला चलने का ऑफर दिया और फिर मेरा हाथ पकड़ के मुझे इस कमरे में ले आई और कमरे का भी दरवाजा तुम अंदर से बंद कर रही हो। अच्छा डेविड, तुम पहले इन सारे व्हाइट पैम्पलेट्स को देखो। तुमको इन सब में से कौन सा डिजाइन सबसे अच्छा लगा? ये वाला समय से ज्यादा बेहतर है। मुझे भी यही वाला सबसे ज्यादा पसंद आया था डेविड। लेकिन इनका कलर क्या होना चाहिए? आई मीन येलो, ब्लू, पर्पल या फिर कुछ और? मारिया तुम मेरे बहुत ज्यादा करीब आ रही हो। आखिर क्या सीमा होती है एक शादीशुदा औरत की? क्या ये सब सही है? मजाक नहीं सही, लेकिन क्या ये सब चलता है? अच्छा डेविड, जरा मेरे होठों को देखो। क्या ये रंग चलेगा? हाँ, अब ये तो कोई एक वाजिब सवाल नहीं हुआ शादीशुदा औरत का। मारिया, जरा इधर आना। आ रही हूँ जो। मैं अभी चलती हूँ डेविड, लेकिन हम इसे कंटिन्यू जरूर करेंगे। हम क्या कंटिन्यू करेंगे? हम ऐसा क्या कर रहे थे जिसे कंटिन्यू करने की जरूरत है? क्या तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं मारिया? क्या तुम सच में मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी? मुझे क्या समझना चाहिए? क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो एक हस्बैंड और बेटी के होते हुए? क्या तुम्हारे पति को मारने की जरूरत नहीं है तुम्हें पाने के लिए? क्या हम एक हो सकते हैं मारिया? तुम सच में मुझसे प्यार कर सकती हो? वैसे अंकल एल्बर्ट, आप प्लीज अपनी कहानी बताइए मुझे, जो रुकी रह गई थी, कम से कम ये तो कंटिन्यू हो। और फिर बेटा वो खूबसूरत रात बीत गई, और सुबह होते ही अस्पताल में उसके घर वाले पहुंच गए। उसके अब्बा, भैया, भाभी। शाजिया के अब्बा ने आते ही उसे एक जोरदार तमाचा मारा और बोले, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। अब जलील औलाद, किस किस्म की है तू? शर्म नहीं आती तुझे अपनी माँ के साथ ये करते हुए? मैं वहीं खड़ा होकर दूर से उन्हें देख रहा था। मुझे बहुत जोर से गुस्सा आया, इसलिए मैं वहां गया और शाजिया के अब्बा की बीच में बात काट दी। आपकी बेटी ने कुछ भी नहीं किया है, कल इनकी अम्मी का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए भागते हुए मेरे पास आई और फिर हम दोनों ने इनकी मदद की और इन्हें अस्पताल लेकर आए। इसलिए आप जरा सी तकलीफ करें और अपनी बेटी पर हाथ ना उठाएं। शाजिया चलो अंदर अपनी माँ के पास जाओ और जाकर अपने भैया भाभी से भी मिलो। चलो। और तू मददगार, क्यों बेटा, बड़ी जवानी चाहिए तुम्हें? पूरे शहर में एक हमारी ही बेटी मिली थी। ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं आप? मैं आप लोगों को जानता तक नहीं, मैं सिर्फ मदद कर रहा था। और आपकी बेटी बहुत अच्छी है, न जाने आप हमारे बारे में क्या क्या सोच रहे हैं। अब्बू, अम्मी को होश आ गया, जल्दी से अंदर आ जाइए। आ रहा हूँ बेटा। फिर सारा परिवार हॉस्पिटल के उस रूम के अंदर चला गया। मैं बाहर खड़ा हुआ था और मुझे उसी वक्त पता चला कि उसका नाम शाजिया इकबाल है। खैर मैं वहां बाहर खड़ा रहा और इंतजार करता रहा कि शायद कोई बाहर आएगा जिससे मैं बात करूंगा, लेकिन कोई नहीं आया। अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले। दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम। और फिर 3 दिन बाद जिस कपड़े की दुकान में मैं काम किया करता था, वहाँ शाजिया अपनी सहेली के साथ खरीदारी करने के लिए आई। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी
मैंने उसे दूर से खड़े होकर देखा, मैंने उसे महसूस किया और फिर भागा और सीधा जाकर शाजिया के सामने खड़ा हो गया। हेलो जी, आपने मुझे पहचाना? मैं एल्बर्ट, उस दिन आपकी अम्मी का एक्सीडेंट हो गया था और आपका बहुत बहुत शुक्रिया उस दिन के लिए, और मेरे अब्बू आपसे एक दफा मिलना चाहते हैं, आप प्लीज कभी घर आइए। लेकिन वो तो उस दिन नाराज लग रहे थे मुझसे काफी, लेकिन अब बिल्कुल नहीं है। आप घर आइएगा कभी, मैं सेक्टर 26 ख्वाब नगर में रहती हूँ। जी मैं जरूर आऊंगा, बिल्कुल। यो तेरा मुस्कुराना और आगे चले जाना किस्मत का है खुल जाना। तेरा दीदार हुआ पहला सा प्यार हुआ पहली ही बार हुआ इस दिल को। मैं अगले दिन शाजिया के घर पहुंच गया। वहां मुझे उसके अब्बा ने बताया कि उनको हॉस्पिटल के लोगों ने और कब्रिस्तान के आस-पड़ोस के लोगों ने बताया कि कैसे मैंने उनकी बेटी और उनकी अम्मी की हेल्प की। उन्होंने मुझसे माफी भी मांगी। फिर मेरा शाजिया के घर लगभग रोज आना जाना होने लगा और उसके अब्बा भी मुझे खूब पसंद करने लगे। मैं वहां जब जाता था तो कभी-कभी मुझे अच्छा खाने को भी मिल जाता था। उनके घर में कभी कोई सामान, बोरा या सिलेंडर उठा करके मैं उनकी मदद कर दिया करता था आस-पास में। अब शाजिया से बात तो नहीं होती थी, लेकिन अक्सर वो अपने घर में दिखती थी। कभी ब्रश करते हुए, कभी टीवी की वॉल्यूम कम करके टीवी देखते हुए, कभी बैठकर कुछ लिखते हुए, कभी अपने कमरे में डांस करते हुए जब उसके अब्बा घर पे नहीं होते थे। क्या कमाल डांस एक करती थी। अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ? फिर एक दिन मैंने उसे कबूतरों को खाना खिलाते हुए देखा अपनी खिड़की पे। मैं उसे देख रहा था चुपके उसके कमरे के बाहर से, वो बड़ी ही प्यारी लग रही थी। फिर न जाने क्यों जिस कबूतर को वो खाना खिला रही थी, उस कबूतर को उसने जोर से अपनी तरफ खींचा और अपने कमरे के अंदर लेके चले गई। फिर बहुत जल्दी से वो अपने कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। मैं उसे देखकर जल्दी से सीढ़ियों के नीचे तक पहुंचा और उसने अपने कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उन सीढ़ियों पे खड़े हुए मैं इससे पहले कि कुछ भी समझ पाता मुझे नीचे से आवाज आई कि बेटा एल्बर्ट जरा नीचे आओ। शाजिया के अब्बा मुझे नीचे बुला रहे थे। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि शाजिया को अपने साथ लेकर उसकी फूफू के यहाँ चले जाओ, कुछ शिरनी का सामान है जो वहां तक पहुंचाना है। उस वक्त मेरा तो मानो जैसे सही घूम गया। ऐसा लगा कि जैसे उसके अब्बा ने खुद शाजिया का हाथ मेरे हाथ में देकर मुझसे कहा है कि जाओ तुम्हें इजाजत है और अब से ये तुम्हारी शरीके हयात है। और फिर कुछ वक्त बाद शाजिया तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे आई। हाय क्या खूबसूरत लग रही थी वो। अप्सरा, चांद कहूं कुछ भी सब बकवास। बस यूं समझ लीजिए कि उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ मेरे लिए तैयार होकर नीचे आई है। मेरे लिए वो दुपट्टा लगाई है, मेरे लिए उसने मांग टीका लगाया है, मेरे लिए उसने चूड़ियां पहनी है। शाजिया आइए, अब आप बैठ जाइए। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके मैं बहुत ज्यादा कश्मकश में हूँ। ख्यालों में कई हर्फ है लेकिन जुबान पे एक भी अल्फाज नहीं है। क्या बोलूं कुछ समझ नहीं आता। क्या सीधा बोल दूं आप मुझे बहुत अच्छी लगती है? नहीं 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 नहीं, ये बहुत ज्यादा अजीब हो जाएगा। लेकिन पहल तो करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। ठीक है मैं बोलता हूँ। जरा सुनिए, क्या आपको मालूम है कि मेरे फूफू का घर कहाँ है? जी हाँ, मुझे जी हाँ मुझे मालूम है। अच्छा तो एल्बर्ट जी, उनका घर तो अभी काफी दूर है, कहीं रुक के चाय पियेंगे आप? चाय कहाँ की पीना पसंद करती हैं आप? जी आगे की गली से एक भोजनालय है, वहाँ की चाय काफी अच्छी होती है। क्या आपने कभी हाफिज प्याली से चाय पी है? यहीं पास में उसका दुकान है। अरे ओ दिमाग से पैदल लोग, सड़क के सामने खड़े होकर क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? हटो वहां से। हाफिज प्याली का नाम तो पहली बार सुन रही हूँ मैं। ठीक है फिर शाजिया मैडम, आज आपको एल्बर्ट पूरे जहां की सबसे अव्वल चाय पिलाएगा। यूं मानो जैसे जन्नत की घूंट लगा ली हो। ठीक है फिर एल्बर्ट सर, आज आपकी भी बात रखे थे। अरे अगर तुम लोगों को बातें करनी है तो अपने अपने घरों को जाओ, बाहर जाओ, तुम्हारे लिए जगह है वहां पे। अभी सड़क से हटो, हमको देर हो रही है, जाओ वहां से। मैं 1 सेकंड में आता हूँ। अरे ओ खवातीनो हजरात, ऊपर वाले ने इस दुनिया में सबको एक चीज दी है जिसका दर्जा बहुत ज्यादा ऊंचा है और वो है सब्र। तो इस दर्जे की अहमियत रखो और रुको, हम बस जा रहे हैं। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस। आप मोहब्बत पे विश्वास करते हैं? शाजिया मैडम, फर्ज कीजिए कि आपको किसी से मोहब्बत हो गई और जिससे आपको मोहब्बत हुई है उस शख्स को इस बात का इल्म भी नहीं। आपने जमाने भर के ख्वाब अपने माथे पर सजा दिए हैं और वो समझता है कि ख्वाब का टूटना ही लाजमी है, ख्वाब थोड़ी पूरे होते हैं। हाँ, अगर ऐसी कहीं है मोहब्बत तो फिर मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन अगर सामने वाले को भी हमसे उतनी ही मोहब्बत हो जाए तो फिर तो ख्वाब पूरे हो गए ना शाजिया। सुना सुना लम्हा लम्हा
मेरी राहें तन्हा तन्हा और फिर अब इल्म की किसे पड़ी है? आकर कौन है ये? क्यों? अच्छा ये ज़माना? तो ठीक है। फिर अब मैं इस इल्म को समझने का ज़िम्मा इस ज़माने पर छोड़ता हूँ। तो फिर याद रखना है ज़माने कि थे कुछ ज़हनी तौर से कमज़ोर लोग जो हकीकत से वाकिफ़ नहीं थे और इश्क कर बैठे। अच्छा एल्बर्ट जी, हमने देखा है आपको मुझे घूरते हुए। अब्बा से कम हमसे मिलने ज़्यादा आते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्या हम गलत सोच रहे मैं पेमेंट करके आता हूँ। एक सेकंड। ये अचानक से क्या सवाल पूछ दिया इन्होंने मुझसे? क्या बोलूँ मैं, मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा तो अल्लाह हाफ़िज़ एल्बर्ट जी, मैं चलती हूँ। क्या हुआ एल्बर्ट जी, सब ठीक है ना? शादिया, अभी तो हम लोग चाय पी रहे थे ना शाम में बैठ के एक साथ, अभी रात हो गई। ये तुम्हारे घर के सामने खड़े, मुझे कुछ समझ में नहीं, याद नहीं आ रहा है मुझे। एल्बर्ट जी, चाय पीने के बाद हम मेरी फूफू के घर गए थे, हम वहाँ पे शेविंग करके भी आ गए। आपको मुझे लगता है ठीक नहीं लग रहा, आपकी तबीयत सही है? आप एक काम कीजिए, आप अंदर आ जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए, मुझे लगता है आप ज़्यादा थक गए। नहीं, मैं बिल्कुल सही हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ है, शायद थोड़ा ज़्यादा थक गया हूँ मैं, हो सकता है। खैर मैं चलता हूँ अभी, अब होगी फिर मुलाकात तो बैठेंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। क्या हुआ था मुझे, क्या हो रहा है मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, अजीब सा लग रहा है, काफ़ी सर दर्द भी हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं बेहोशी हो जाऊंगा। चाय पी रहे थे साथ में हम, फिर अचानक से रात का वक्त हो गया। ये मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, सब बीत कैसे गया। शाजिया क्या सोच रही होगी मेरे बारे में यार, क्या हुआ होगा, अब ये शाम कैसी गुजरी होगी मेरी, मुझे कुछ। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए, जिंदगी कैसी है पहेली, हाय। अरे अंकल नमस्ते, आइए अंदर आइए। बढ़िया पीस आया मेरे पास, एक से एक शर्ट, लाइनिंग वाली, फेड वाली, मजा आ जाएगा आपको देख के। अच्छा एल्बर्ट, एक बात बताओ, तुम अकरम चाचा के यहाँ काफी जाते हो ना? हाँ जाता हूँ, बहुत अच्छे हैं वो, मतलब बहुत अच्छे से मेरे साथ पेश आते हैं। हाँ, चाचा तो काफी अच्छे हैं, लेकिन हमने तुमको कल उनकी बेटी को अपनी बाइक में बैठा के कहीं जाते हुए देखा था। बेटा, उनकी बेटी से दूर रहना, मैं तुमको सलाह दूंगा। उनकी बेटी को उनके घर में कोई पसंद नहीं करता, ना उसके भैया, ना उसका बाप, ना उसकी माँ। अजीब सी औरत है वो, याद रखना, उससे दूर रहना। क्यों अंकल, ऐसा क्या है उनकी बेटी पे? कहानियां हैं बेटा, बहुत सारी किस्से हैं, हमने सुने हैं, मुझे पता नहीं ज्यादा, लेकिन वो सब मैं क्या बताऊं तुमको। लेकिन हाँ, अपने इस अंकल की सलाह याद रखना, दूर रहना उनकी बेटी से। लगता है कोई मुसाफिर फकीर है शायद, पता नहीं, थके हुए लग रहे हैं, पानी पिलाना चाहिए। बाबा इसे पी लीजिए आप। शुक्रिया बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। साया है बेटा, खुद को तबाह होने से बचा। अफसोस का अंधेरा तेरे आने वाले कल की रोशनी को कम कर रहा है। बचा ले खुद को, भाग जा यहाँ से, कहीं दूर चला जा। मुड़ के जरा अब देख लो, कैसा मिलन फिर हो ना हो। आप मोहब्बत पे विश्वास करते हैं? कुछ मेरा तुम ही लेकिन अगर सामने वाले को भी हमसे उतनी ही मोहब्बत हो जाए तो? बेपनाह प्यार है, आजा तेरा इंतजार है, आजा। अल्बर्ट अंकल ने बताया कि बचपन में उन्होंने अपनी अम्मी से कई सारी कहानियां सुनी हैं भूत बैताल की, और उनको अपनी अम्मी पे पूरा भरोसा है। और फिर वो शाम जैसी गुजरी शाजिया के साथ, और फिर वो अंकल जी उनकी शॉप में अगले दिन आए, और फिर वो शॉप के बाहर का फकीर, इन सब चीजों को अंकल ने अपने दिल से लगा लिया। और फिर अंकल दोबारा कभी शाजिया के घर उनसे मिलने नहीं गए। उन्होंने बताया कि शाजिया को उन्होंने एक खूबसूरत ख्वाब समझकर भुला दिया। फिर कुछ वक्त बाद खबर आई कि शाजिया की शादी हो गई।
एक और भी खबर है कि उसका पति उसे बहुत मारता पीटता है और एक रोज फिर शाजिया अपने ससुराल से मानो गायब हो गई, भाग गई या शायद भगाई गई, ये कोई नहीं जानता। लेकिन जिस दिन वो गायब हुई उसके ससुराल के लोग बहुत बुरी तरह से मर गए, उसका पति भी मर गया। इतनी बुरी तरह से वो लोग मरे थे कि अंकल बयां भी नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने बताया कि जमाने भर के लोगों ने शाजिया को इसका जिम्मेदार ठहराया। खूब जांच पड़ताल हुई, लोगों ने यहाँ वहाँ पता किया, लेकिन शाजिया का कभी कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गायब हो गई। फिर ये चर्चा सब बंद हो गई और वक्त बीत गया। एल्बर्ट अंकल शाजिया को आज भी खूब याद किया करते हैं और मुस्कुराते हैं, लेकिन साथ ही में उनका ये भी मानना है कि ये फैसला उनकी जिंदगी का सबसे अव्वल फैसला था कि वो अब शाजिया से दूर रहें। मैं तो सोच रहा था कि अंकल के पास कोई बढ़िया मोहब्बत की दास्तान होगी, लेकिन मेरी उम्मीद पे पूरा पानी फेर दिया अंकल ने। शुरुआत इतनी अच्छी थी और अंत इतना बकवास। क्या अंकल? खैर, मैं कब्रिस्तान पे हूँ और मुझे एक ताजा कब्र की तलाश है जिसकी मिट्टी में नमी हो और मेरा काम आसान हो जाए। हाँ, मिल गया। अब मुझे मार्टिन को बोलना होगा, नहीं, मुझे उसे सीधा ऑर्डर देना होगा कि वो मेरे साथ ट्रिप पे चले, अंकल एल्बर्ट और मारिया के साथ। मार्टिन, एक बहुत बढ़िया सी ट्रिप प्लान हुई है अंकल एल्बर्ट और उनकी पोती के साथ। मैं चाहता हूँ तू भी हमारे साथ वहाँ चले। एक विला है कंट्री साइड पर, जंगल के उस पार। अंकल एल्बर्ट जो है अपनी कार ड्राइव करेंगे, हम उसमें बैठ के वहाँ पे जाएंगे और मैं चाहता हूँ तू भी हमारे साथ चले। अपना सामान पैक कर ले, हम सुबह ही वहाँ के लिए निकलने वाले हैं। मुझे भूख नहीं है, तू मेरा भी खाना खा ले। मैं चलता हूँ, कल मिलेंगे। डेविड, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे तेरे साथ नहीं जाना है। लगभग पिछले 4.5 सालों में पहली बार मार्टिन ने मेरी किसी बात पर नामंजूरी दिखाई है। क्या हो गया इसे? क्या हुआ मार्टिन? क्या दिक्कत है? मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा तेरे साथ, मैं नहीं जाऊंगा। मार्टिन तू रो क्यों रहा है? तुझे जाना होगा मेरे साथ। तू कैसे नहीं जाएगा मेरे साथ? तू सोच, तू क्या रह पाएगा मेरे बिना? मेरे भाई, ये दुनिया बहुत खराब है, सिर्फ मैं सही हूं तेरे लिए, इसलिए ये रोना धोना बंद कर और चल। हैरत में हूं मैं इस वक्त। मेरा दिमाग मुझे ख्यालों के जाल में फांस रहा है और ये जो अंधेरा है इस रात का, वो अपने हिस्से की रोशनी की भीख मांग रहा है। मार्टिन, जिसे मैं अच्छे से जानता हूँ, ऐसा मुझे लगता था, लेकिन अब खुद पे शक हो रहा है। इतने वक्त से मैं उसके साथ हूँ। हाँ, मुझे उसकी कद्र है, मैं उसकी फिक्र करता हूँ। अफसोस होता है और ये सोचता हूँ कि क्या होता अगर वो मुझसे उस रात होटल पे ना मिला होता। वो शायद इस रात को हसीन समझ रहा होता और इस हसीन रात का कहीं और लुत्फ उठा रहा होता, किसी दूसरे शहर में। लेकिन अब वो यहाँ मेरे साथ है। मार्टिन ने मेरे साथ जाने से मना कर दिया। वो खूब रोया, रो रो कर उसने लगभग मुझसे भीख ही मांगी कि अगर मैं कहीं घूमने जा रहा हूं तो मैं मार्टिन को भी घूमने जाने दूं, लेकिन मेरे साथ नहीं, कहीं और, अलग से। उसने कहा, डेविड, आजादी क्या है ये मैं भूल चुका हूँ। खुल के सांस लेना चाहता हूँ, कहीं जाना चाहता हूँ अकेले। मुझ पे ये एहसान कर और मुझे कहीं और जाने दे, अकेले। मार्टिन की आंखों से वो बहता हुआ आंसू, और आंखों में नफरत नहीं थी, सिर्फ उम्मीद और खौफ था। और ये देखकर मेरा दिल पसीज गया। मेरे होठ शायद पहली बार कांपे। शायद मुझ में कुछ है जो मुकम्मल नहीं है, जो मुझे अब तक अधूरा रखा हुआ है। और शायद यही वजह है, पता नहीं, लेकिन मैंने मार्टिन को इजाजत दे दी कि वो जहां जाना चाहे जा सकता है, लेकिन एक शर्त पे कि उसे यहाँ मेरे पास वापस आना होगा, मेरे भी यहाँ लौटने से पहले। किसका रास्ता देखे है दिल ऐ सौदाई।
हाँ मार्टिन पुलिस के पास जा सकता है, जाकर उन्हें सब कुछ बता सकता है और फिर उसी वक्त मेरे लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर यही मेरी जिंदगी का, मेरी कहानी का अंत है, अंजाम है, तो फिर ठीक है, मुझे ये मंजूर है। लेकिन एक उम्मीद भी है कि शायद मार्टिन किसी के पास नहीं जाएगा और यहाँ मेरे पास वापस लौट कर आ जाएगा। लेकिन अगर वो ना आया तो शायद ना भी आए, लेकिन क्या पता। खैर, अब कुछ वक्त के लिए मार्टिन तू आजाद है। किसका रास्ता देखे ऐ दिल ऐ सौदाई, मीलों है खामोशी, बरसों है तन्हाई। कायदे से अगर देखा जाए तो अंकल एल्बर्ट के बगल वाली सीट पर मुझे बैठना चाहिए था और यहाँ पीछे जो और मारिया को अपनी बेटी के साथ बैठना चाहिए था, लेकिन यहाँ हुआ उसका बिल्कुल उल्टा है। क्या ये सिर्फ मुझे अजीब लग रहा है? हाँ मारिया, मुझे तुम्हारा साथ बहुत पसंद है, लेकिन अजीब लग रहा है, मेरे समझ के परे है ये सब। अंकल को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ना जाने अब ये मुझे कौन सा विला लेकर जा रहे हैं जंगलों के उस पार। जो भी है, लेकिन अब मैं कुछ भी अलग नहीं सोचूंगा। अगर मारिया मेरे करीब रहना चाहती है तो ठीक है, यही तो मुझे चाहिए ना। अब मैं भी तुम्हारे करीब आऊंगा मारिया, और जो से अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा तो यही है, ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये जाने वाला है, ओ आने वाला। आजकल मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, द टेरर। क्या तुम लोगों में से किसी ने पढ़ा है इसे? हाँ अंकल, अजीब सी किताब है। आदमखोर जैसी चीजों का जिक्र है। आर्कटिक में फंसे हुए लोग। ज़हनी तौर से काफी परेशान किया मुझे इस किताब ने। अरे डेविड, मेरा मतलब सिर्फ कैनिबलिज्म से थोड़ी है। उसमें तो इंसानियत की हद तक पहुंचना, खुद का बचाव करना, रहबरी टूटती है, लोग अपने ही दोस्तों पे शक करने लगते हैं, और फिर वो भयानक सा एक दानव, ये भी तो दिमागी तनाव के लिए काफी है। आदमखोर तो बस डेस्परेशन या मायूसी का एक नतीजा दिया गया है उस किताब में। ओह शिट! इंसान के सामने तुम एक बड़ा सा पहाड़ रख दो, लेकिन अगर उसका ध्यान उस पहाड़ पे चल रही एक छोटी सी चींटी पे है, तो वो सिर्फ उस चींटी को ही देखना चाहेगा। हाँ, लेकिन उस आदमखोर वाले हिस्से ने मुझे सच में काफी हिला के रख दिया। खेलने के लिए तो और भी बहुत सी चीजें हैं उसमें डेविड, जैसे इंसान का धीरे धीरे अपनी इंसानियत खोना। तुम सिर्फ एक ही चीज पे अटक गए। एल्बर्ट अंकल, इनकी बातें हमेशा मुझे सोच में डाल देती हैं। अरे बाबा, आप लोग ये कैसी बातें लेकर बैठ गए हो? बच्ची है कार के अंदर, क्या सोचेगी? चलो कुछ और बातें करते हैं। ये कागज़े फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का, इन्हें कोई काश ये बता दे मकाम ऊंचा है सादगी का। इन्हें भला जख्म की खबर क्या के तीर चलते हुए न देखा।
लगता है मैं कोई बहुत बुरा ख्वाब देख रहा था। मारिया, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए मुझसे? अंकल एल्बर्ट, आपने कार के अंदर बहुत जोर से ब्रेक मारी, जिसके चलते मारिया डर गई और वो जोर से मेरे पास आ गई। अब वो मेरे नजदीक है, उसने मुझे जोर से पकड़ा हुआ है और उसकी आंखें बंद है। उससे एक बहुत खूबसूरत सी खुशबू आ रही है, और ये खुशबू किसी इत्र को लगाने से नहीं आती, ये खुशबू अंदरूनी होती है। मारिया, तुम मुझे बहुत अच्छी लग रही हो। काश तुम हमेशा मेरे इतने करीब रहो और ये सफर कभी खत्म ना हो। लेकिन अब हमें अलग होना होगा। और ये ब्रेक लगाई क्यों अंकल ने? अंकल, अचानक से आपने इतने जोर से ब्रेक क्यों लगाया? अरे डेविड, गाड़ी के आगे शायद कोई जानवर मरा पड़ा है। हाँ शायद तुम लोग एक काम करो, कार के अंदर बैठे रहो, मैं उतर के देख के आता हूँ कि नीचे है क्या। लेकिन दादू, इतनी रात को आपका कार से बाहर निकलना जंगलों के बीच, ये ठीक थोड़ी है। अब देखिए तो इतना पतला रास्ता भी है ये। हाँ वही तो, रास्ता इतना पतला है कि दूसरी तरफ से मोड़ के भी हम नहीं जा सकते। न जाने आगे क्या है, मैं उसे कुचलना नहीं चाहता। और अगर कोई जानवर वहां मरा पड़ा है तो मरे हुए को और क्या मारना। मारिया, तुम फिक्र मत करो। आप लोग कार में बैठ के बच्ची का ध्यान रखिए। मैं बाहर जाके अंकल के साथ देख के आता हूँ कि है क्या। ये क्या है? फिर से एक पिग? ये उस फार्म के रात के बाद ये पिग्स मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। अभी ख्वाब में आए थे और अब आंखों के सामने ये क्या है? ये और कितने घटिया तरीके से मरा पड़ा है। ये मुझे तो उल्टी आ रही है। डेविड, हमें इस जानवर के शरीर को यहाँ से हटाना होगा। रास्ता भी बहुत पतला है, दूसरी तरफ से मोड़ के भी नहीं जा सकते, और मैं इसके ऊपर से नहीं जाना चाहता। खामखा मेरे कार के टायर्स खराब हो जाएंगे। लेकिन अजीब बात है अंकल, रास्ते के एकदम बीचों बीच और सामने ये मरा हुआ एक पिग। ऐसा लगता है मानो जैसे किसी ने सुबह सुबह ही इसे मारा हो। आप देखिए ना, खून देख के तो ऐसा ही लग रहा है, ताजा है। तुम्हें बड़ा पता है खून जैसी चीजों के बारे में डेविड। अरे डेविड, सीरियस मत हो, मैं मजाक कर रहा था। चलो इस काम में मेरा हाथ बढ़ाओ, तुम वहां से पकड़ो और मैं इस तरफ से पकड़ता हूँ। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये मैं कहाँ हूँ? और ये सुबह कैसे हो गई? मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, बहुत। ये अभी तो हम लोग पिग्स को फेंक रहे थे जंगल में, रास्ते में ये अचानक से सुबह कैसे हो गई? और ये मैं कहाँ हूँ? अभी तो रात हो रही थी, सुबह कैसे हो गई है? ये क्या है? ये कौन सी जगह है ये? एल्बर्ट अंकल, मारिया और जो कहाँ है? मारिया! मारिया! अरे बाबूजी, उठ गए आप? लेकिन आप वैसे चिल्ला क्यों रहे हो? नींद में कोई बहुत बुरा ख्वाब देखा क्या आपने?